Hi, I'm Dr. Rajiv. Let's summarize acute coronary syndrome. That means MI, angina, and everything at one place, right? So now acute coronary syndrome, उसको जाने से पहले सबसे पहले कोरोनरी सर्कुलेशन का एनाटॉमी जानना जरूरी है, ठीक है? तो वो पढ़ते हैं सबसे पहले, राइट? ना ओरिजिन ऑफ कोरोनरी जो है वो ऑस्टियम से होता है. जब एमोलॉजी हम लोग डिस्कस किए थे तो हम लोग ऑस्टियम के बारे में बात किए थे हार्ट का, ठीक है. इट इज़ क्लोज टू द एओटिक रूट. मान लीजिए ये एओटिक रूट है, वहाँ पे पास में ऑस्टियम होता है, ठीक है. तो वहाँ पे कोरोनरी का स्टार्टिंग होती है, ओरिजिन होती है. ये वाइवा में पूछा जाता है एनाटॉमी में, ठीक है, और एमसीक्यूज भी बनाता है, ठीक है. यहाँ पे देखिए कुछ वेसल्स बनाया मैंने. ये है एलएडी, ये है आरसीए और ये है एलसीएक्स, देख पा रहे हैं, और ये एलसीए. देखिए एलईडी क्या है, मोस्ट प्रोन टू द एथेरोस्क्लेरोसिस. लेफ्ट वेंट्रिकल और आईवी सेप्टम एंटीरोलैटरल सप्लाई करता है. आरसीए क्या करता है, इंफीरियर पोस्टीरियर वॉल को सप्लाई करता है हार्ट का. एसए नोड को भी सप्लाई करता है. जैसे डोमिनेंट आर्टरी जो होता है वो एसए नोड को सप्लाई करता है, ठीक है. एलसीएक्स क्या है, नॉन स्पेसिफिक कोलैटरल से प्रेजेंट, कहीं भी हो सकता है. एलईडी का अगर किसी तरह का मतलब पैथोलॉजी होती है तो उसको विडोज आर्टरी किस लिए बोला जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी क्या होगा वो ऑक्लूजन में होगा और वो क्या करेगा, डेथ ऑफ द पेशेंट कॉज कर सकता है, राइट. और तो दिस इज कॉल्ड एलईडी पैथोलॉजी में होगा, राइट. नाउ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो मैंने बताया था, तो इट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्यूट कोरोनरी ऑक्लूजन. इस तरह ऑक्लूजन होगा, उसका प्रेजेंटेशन को हम लोग ये बोलते हैं. तो वो प्रेजेंटेशन मतलब पेशेंट क्या लेके आ रहा है, राइट. तो अगर मान लीजिए अनस्टेबल एंजाइना आएगा तो क्लिनिकली डायग्नोस हम लोग करेंगे. ईसीजी विल बी नॉन स्पेसिफिक और बायोमार्कर विल बी एब्सेंट. तो नाइट्रेट बताए, डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी के बारे में बोल रहे थे. एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल हम देंगे, स्टैटिन देंगे, प्लेग का स्टेबलाइजेशन हो जाएगा स्टैटिन देके, है ना. और अनस्टेबल और एनस्टेमी में ट्रीटमेंट में ज़्यादा फर्क नहीं है. ये तो तीनों चलेगा ही चलेगा. साथ में बीटा ब्लॉकर जाएगा, एस इनिबिटर जाएगा, ठीक है, और लैक्सेटिव्स जाएगा, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्या है कि एनस्टेमी और स्टेमी में डिफरेंस क्या है. एनस्टेमी और स्टेमी में डिफरेंस क्या है, ट्रीटमेंट लगभग सेम है, ठीक है. अनस्टेमी और स्टेमी में क्या डिफरेंस है, देखिए. बायोमार्कर विल बी प्रेजेंट, ओके. तो किस तरह का बायोमार्कर प्रेजेंट होगा, तो लेस देन 30 मिनट में मायोग्लोबिन दिखेगा. इट विल बी बट नॉन स्पेसिफिक, ठीक है. ईसीजी विल बी नॉन स्पेसिफिक एंड एसटी एलिवेशन चेंजेस विल बी सीन. मैंने बताया था एनस्टेमी में एसटी एलिवेशन चेंजेस दिखेगा. तो प्रिफर्ड क्या मार्कर होगा भाई, प्रिफर्ड मार्कर विल बी टोपोनिन टी, बिकॉज वो 6 से 8 घंटा में पोस्ट एमआई बढ़ जाएगा और ये भी मोस्ट स्पेसिफिक है. रिपीट आफ्टर 6 आवर एंड 24 आवर, ठीक है. और क्योंकि वो ज़्यादा रहता है, ठीक है, अप टू 7 डेज बताए थे इसके बारे में शॉर्ट में. कैनॉट बी यूज इन द री इन्फॉक्शन, ठीक है. तो री इन्फॉक्शन में क्या यूज़ करेंगे, CPK-MB, ठीक है. इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपार्ट फ्रॉम दीज ड्रग्स इसमें पैरेंटरल एंटीकोएगुलेशन का काम होता है टू प्रिवेंट द री इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. फर्स्ट 72 आवर्स में मैक्सिमम रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन होता है, तो उसमें हम फोंडापेरिनॉक्स देते हैं. ये हैरिसन में भी लिखा हुआ है. और फैक्टर 10A इनिबिटर होता है ये, ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग एंजियोग्राफी, इलेक्टिव एंजियोग्राफी करने जाते हैं. तो स्टेमी जो होता है वो ईसीजी बेस्ड डायग्नोसिस हम लोग करते हैं, ठीक है. एंड देर इज़ इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिम्टम और द बायोमार्कर हम ईसीजी हम लोग देखते हैं. क्या होता है कि सबसे पहले 30 मिनट में क्या होगा, हाइपर एक्यूट चेंजेस इन द एमआई हम बताए थे. सबसे पहले एम साइन टाइप का बना, ठीक है, एसटी एलिवेशन हुआ, ठीक है, प्लस देर इज़ अ पार्डीज साइन, एसटी एलिवेशन विथ अपस्लोपिंग ऑफ द सेगमेंट, ठीक है. अपराइट टी वेव अपराइट रहेगा, ठीक है. दिस इज द पार्डीज साइन. ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज पार्डीज साइन, किस फेज में दिखेगा. लेस देन 24 आवर्स में इवॉल्विंग एमआई है. देखिए यहाँ पे इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं. एसटी एलिवेशन तो हो ही रहा है, डाउन स्लोपिंग ऑफ द सेगमेंट, ठीक है. क्यू वेव जो होता है इट इज़ फॉर्म, स्मॉल एरिया इन्फार्क्ट शो कर रहा है. एंड टी वेव इन्वर्जन वहाँ पे आ रहा है, ठीक है. सॉरी, क्यू वेव दिस वन स्मॉल एरिया इन्फार्क्ट दिखा रहा है और टी वेव इन्वर्जन ऑन द ये, ठीक है. मोर देन 24 आवर्स होगा तो इवॉल्व द ओल्ड एमआई. ये कोई ओल्ड एमआई भी हो सकता है, उसको दिख रहा होगा. मोर देन 24 आवर्स में इट रिमेन्स, यू वेव रिमेन्स फॉर द लाइफ, ये दिखता है, ठीक है. एसटी बेस लाइन पे चला गया,
ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो एनस्टेमी का ट्रीटमेंट स्टेमी के जैसा ही होगा, लेकिन इमरजेंसी इंडिकेशन क्या होगा रिवास्कुलराइजेशन का, तो स्टेमी कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल विद इन विंडो पीरियड ऑफ 12 आवर्स। अगर 12 घंटा के अंदर में आता है तो हम लोग उसको स्टेमी को क्या करेंगे, ये विंडो पीरियड क्या हो गया कि जब स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम उससे कितना देर तक हम हॉस्पिटल में आया, तो ये विंडो पीरियड हुआ। तो अगर 12 घंटा से कम में आता है तो हम लोग इमरजेंसी कोई सर्जरी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्ट्रोक के पेशेंट में जब CNS पढ़ेंगे तब स्ट्रोक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। स्ट्रोक के पेशेंट में 4.5 आवर्स इज़ द विंडो पीरियड, तो हम लोग कंपेयर करके हम पढ़ें। ऑलवेज कंपैरेटिव इंटीग्रेटिव स्टडी, कंपैरेटिव एंड इंटीग्रेटिव स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे क्या होता है हमारा काम आसान हो जाता है और ब्रेन इसको यूज़ कर पाता है आसान समझ के, ये राइट। अब मान लीजिए एक पेशेंट गया ऐसा जगह में, कैथ लैब वहाँ पे उस हॉस्पिटल में है ही नहीं, तो उसको क्या करेंगे 30 मिनट के अंदर में IV थ्रोम्बोलाइसिस स्टार्ट कर देंगे। अगर 30 मिनट से कम में होगा तो थ्रोम्बोलाइसिस, उसके बाद उसका कोई काम ही नहीं है तो LT प्लेस दिए, इट इज़ RTPA, ठीक है ना। 90 मिनट का इन्फ्यूजन चलाते हैं, फिब्रिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक देते हैं, रिड्यूसेस द हेमोरेजिक क्लॉट, ये सब हो गया, ठीक है। और भी आपका बहुत सारे हैं, इम्प्रूव फिब्रिनोलाइटिक बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उस सबके वो करने के बाद उसको तुरंत हॉस्पिटल जिसमें कैथ लैब प्रेजेंट है वहाँ शिफ्ट कर देंगे। अगर 1.5 घंटा के अंदर में हम पहुँचा दिए तो वहाँ PCI इज़ प्रोमिनेंट कर सकते हैं हम लोग। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन हम कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी करके हम जान बचा सकते हैं, ठीक है। बेस्ट सक्सेस रेट है PCI का, रिस्टोरिंग नॉर्मल द कोरोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट क्या है आपको जानना है, टीमी स्कोर क्या होता है, टीमी स्कोर क्या होता है, ठीक है। और उसको ग्रेड 3 देख के हम थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं MI में। तो व्हाट इज़ टीमी स्कोर, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है, खुद से पढ़िए इसको। इलेक्टिव कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में बताए थे, 70% अगर ये लेस देन 70% स्टेनोसिस होगा तो मेडिकल मैनेजमेंट से ही हो जाएगा। मोर देन 70% स्टेनोसिस रहेगा, देयर इज़ द इंडिकेशन फॉर इंटरवेंशन, तो यहाँ कर सकते हैं हम एंजियोप्लास्टी या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी, ठीक है। तो यहाँ पे एज ऑफ द पेशेंट अगर मान लीजिए 50 ईयर्स हुआ तो हम एंजियोप्लास्टी करेंगे। नंबर ऑफ लीजन्स अगर मान लीजिए 3 स्टेंट से कम अगर हुआ या इक्वल हुआ तो ये, और फोकल स्टेनोसिस अगर होगा तो हम लोग एंजियोप्लास्टी करेंगे, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, ठीक है। और कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट कब करेंगे, जब 50 ईयर से ज़्यादा होगा तो CABG के हम लोग इस बारे में सोचेंगे। मोर देन 3 स्टेंट्स है और डिफ्यूज एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन अगर होगा तो हम लोग ये करेंगे। सो एज प्रॉमिस वीडियो हैज़ बिन गिवन इन द सेम डे, सो नोट्स एंड वीडियो आई हैव गिवन अबाउट द ये, दिस वाज द 9th वीडियो ऑन CVS, ठीक है। आई होप CVS में कुछ ईजी लग रहा होगा अभी, ओके। थैंकिंग यू, बाय।